तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली नेसेंट सोल्स की मीटिंग में पहुंच चुका, जहां पर एल्डर वुपेंग ने इन्हें बताया कि मुलान रेस ने एक बड़ी ही अजीब सी टेक्निक का यूज करके येलो ड्रैगन वैली पर कब्जा किया और इस बैटल में इनके 3 नेसेंट सोल्स भी ऑन द स्पॉट मारे गए। तो आप सभी ने अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर आपस में अलायंस फॉर्म करनी चाहिए, तभी जाकर मुलान रेस का मुकाबला करना पॉसिबल होगा। मगर इन बुड्ढों के कई सारे पुराने ग्रजेस थे, जिसके चलते इनका एक साथ आना लगभग इम्पॉसिबल है। इन्होंने तो अलायंस फॉर्म करने की बजाय आपस में ही लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। वहीं पर मीटिंग खत्म होते साथ ही हान ली येलो मैपल वैली के एंसेस्टर लिंगू से मिलने चला गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम येलो मैपल वैली के एल्डर लियो को देख पाते, जो कि हान ली का इंतजार कर रहे थे। वो तो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं थे कि हान ली उनसे मिलने आएगा, मगर तभी हान ली वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखते साथ ही एल्डर लियो उसका वेलकम करने लगे। वो कहते, सीनियर हान ली, हमारे पैट्रियार्क कब से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हान ली भी उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि एंसेस्टर लिंगू के साथ येलो मैपल वैली का हर एक बंदा वहाँ पर मौजूद था। ये सब के सब पावरफुल डिसाइपल्स थे, जो कि अपने एंसेस्टर के साथ टियान सिटी आए हैं। और ये सारे कल्टीवेटर्स हान ली को ग्रैंड एंसेस्टर हान कह के ग्रीट कर रहे थे। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए हान ली का स्वागत किया। वेल ये मोमेंट हान ली के लिए थोड़ा सा इमोशनल था। आफ्टर ऑल वो इसी येलो मैपल वैली का पुराना डिसाइपल है और अब एंसेस्टर लिंगू उसे अपनी कैरेज की तरफ इनवाइट करते हैं। और अब हमें येलो मैपल वैली की कैरेज दिखाई गई। इसी के एक हॉल में हान ली और लिंगू की मीटिंग होने वाली थी। एंसेस्टर और हान ली काफी देर से एक दूसरे के सामने बैठे थे, मगर इनमें कोई बातचीत नहीं हुई। और फाइनली एंसेस्टर लिंगू ने अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दी। वो हान ली से कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। हजारों सालों में मैंने न जाने कितने सारे कल्टीवेटर्स को विटनेस किया, मगर इतनी कम एज में आज तक कोई भी नेसेंट सोल को फॉर्म नहीं कर पाया था। सच बताओ तो तुम्हारी तारीफें करने के लिए मैं अल्फाज ही ढूंढ नहीं पा रहा, और मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था। जिस पर हान ली कह रहा था, सीनियर अब वक्त बदल चुका है, मैं पुरानी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर चाय पीने और पुरानी बातों को याद करने के लिए तो नहीं बुलाया। आपका जो भी रीजन था मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वेल यहाँ पर हान ली के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो एंसेस्टर लिंगू पर काफी ज्यादा गुस्सा है। जिस पर एंसेस्टर लिंगू कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अब मैं भी घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तुम फिलहाल ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हो, मगर तुमसे ऊपर 2 और बंदे मौजूद हैं, सुप्रीम मास्टर चेंग टियानकुन और ग्रैंड एल्डर लियो। अब तुम उनके जूनियर हो, जिसके चलते तुम्हें हमेशा उनकी कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और किसी के कंट्रोल में रहने से अच्छा है पूरा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लो। सो जब तक तुम ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में हो, तब तक तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अगर चेंग टियानकुन की मौत हो गई तो एल्डर लियो उसकी पोजीशन संभालेगा और तुम हमेशा जूनियर रहोगे। लेकिन अगर बात मेरे येलो मैपल वैली की जाए तो यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अगर तुम मुझे ज्वाइन करो तो येलो मैपल वैली का सारा कंट्रोल मैं तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। तो हान ली उन्हें बताता है कि मैंने हमेशा ही खुद को कल्टीवेशन में पूरी तरह से झोंक दिया। मुझे सेक्ट चलाना और सेक्ट लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। भले ही मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो अच्छी बात है कि सीनियर चेंग टियानकुन और सीनियर लियो सब कुछ हैंडल करते आ रहे हैं। वो दोनों ना ही मुझे किसी चीज के लिए रोकते हैं और ना ही मुझ पर अपना हुक्म चलाते। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अपनी फैमिली जैसा ट्रीट किया और इसी वजह से मैं उन्हीं के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। वेल हान ली की बातें सुनकर एंसेस्टर लिंगू की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो उससे कहने लगे कि आज की दुनिया में कोई भी नेसेंट सोल अपनी कमजोरी नहीं बताता, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये बुढ़ा लगभग 20 सालों के अंदर ही मारा जाएगा। भले ही मैं पावरफुल हूँ, लेकिन मेरी ये पावर मेरी कोलैप्स होने वाली बॉडी को रोक नहीं सकती। और अगर येलो मैपल वैली की बात की जाए तो मैं अकेला ही यहाँ पर नेसेंट सोल हूँ। मेरी मौत के बाद ये वैली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। येलो मैपल वैली का नाम इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। मेरी मौत के बाद ये दुनिया, ये सेक्ट, सब कुछ मेरे लिए मीनिंगलेस है। लेकिन फिर मुझे मेरे डिसाइपल्स की फिक्र होती। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन फिर उनके साथ क्या होगा? जिस पर हान ली जवाब देते हुए कहने लगा कि हेवंस का अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर एक फैक्शन की बात की जाए तो इसे हमेशा एक मॉर्टल ने ही बिल्ड किया, तो फिर वो फैक्शन हमेशा के लिए एग्जिस्ट कैसे कर सकता? जो चीज आज मौजूद है वो कल नहीं रहेगी, यही कुदरत का कानून है।
और हाँ एंसेस्टर, मुझे आपकी एक बात थोड़ी सी अजीब लगी। आपने कहा कि आपको इन डिसाइपल्स की फिक्र है। क्या आप ये बात भूल गए कि मैं भी एक जमाने में आपकी येलो मैपल वैली का डिसाइपल था? जैसे ही डिमोनिक सेक्ट ने हम पर अटैक किया, आपने सीधे मेरा सौदा कर दिया। चलो मान लेते हैं कि आपके कहने पर मैंने येलो मैपल वैली को ज्वाइन किया, मगर क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि मेरे इस ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा? आप अच्छे से जानते हो कि डिमोनिक सेक्ट मुझसे नफरत करता। साथ ही मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि आज न कल 9 किंगडम अलायंस को भी पता चलेंगे। तो डिमोनिक पाथ और 9 किंगडम अलायंस से दोनों मिलकर मुझ पर हमला करने के लिए टूट पड़ेगी, और फिर क्या मेरे साथ साथ आपकी येलो मैपल वैली एक बार फिर से तबाह हो जाएगी। और वैसे भी आज मीटिंग में मैंने देखा कि डीमन रेस आपको भी पसंद नहीं करती। आज न कल वो आपकी येलो मैपल वैली पर अटैक करने वाले हैं। यही रीजन है कि मैं आपके सेक्ट में एंसेस्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे आने से आपकी मुश्किलें खत्म तो नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और इतना कहते साथ ही हानली वहाँ से निकल पड़ा, मगर तभी एंसेस्टर लिंगू उसे रोक लेते हैं। वो कह रहे थे, हानली बस मेरी एक बात सुन लो। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपने एक ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। वो हानली को बता रहे थे कि इस एंशिएंट ट्रेजर को मैंने कई सालों पहले ऑब्टेन किया था। कई सौ सालों तक ये ट्रेजर मेरे साथ रहा। इसके पास एक काफी अमेजिंग एबिलिटी है। ये फायर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी को आराम से काउंटर कर सकता। और अब एंसेस्टर लिंगू ने एक और ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही मूलान ग्रासलैंड के डीप इलाके में गया था और वहीं से मुझे ये ट्रेजर हासिल हुआ। इसके अंदर 7वें लेवल वाले आयरन विंग ईगल की कोर है। वो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, तो तुम उसकी कोर का भी अंदाजा लगा सकते हो। और फिर एंसेस्टर लिंगू ने अपने एक और ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। ये एक जेड टैलिस्मान था। वो कहते हैं कि इस ट्रेजर को हासिल करते वक्त तो मैंने लगभग अपनी जान गंवा ही दी थी। कई सौ सालों तक मैंने इस ट्रेजर को स्टडी किया, और उतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं इस जेड टैलिस्मान के अंदर मौजूद फैंटम घोस्ट को कंट्रोल कर पाया। अब ये मेरी हर एक कमांड को फॉलो करता है। ये फैंटम घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसने किसी कल्टीवेटर को ग्रैब किया तो ये उसकी सारी वाइटलिटी को एब्सॉर्ब कर सकता। ये तीनों ट्रेजर मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने न जाने कितनी सालों की सारी मेहनत इन पर इन्वेस्ट की थी, लेकिन आज मैं ये तीनों ट्रेजर तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं अपने दोस्त हानली से बस एक ही फेवर मांगना चाहता। अगर आगे चलकर कभी मेरी येलो मैपल वैली पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आन पड़ी तो मैं चाहता हूँ कि हानली मेरे सेक्ट की मदद करे। इन 3 ट्रेजर्स के बदले तुम्हें 3 बार मेरी वैली को बचाना होगा। बस इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता। यहाँ पर एंसेस्टर लिंगू काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, मगर हानली अभी भी खामोश था। वो एंसेस्टर को कोई जवाब नहीं देता। उसका ये रवैया देखकर एंसेस्टर लिंगू कहने लगे कि शायद तुम पुरानी बातों को लेकर अभी भी मुझसे नफरत करते हो। अगर तुम्हारी नाराजगी का वही रीजन है तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहूंगा। एक जमाना ऐसा था जब हमारी 7 से ग्लोरियस थे। हमारी 7 फैक्शन के ग्रुप को कोई भी बंदा प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं दिखाता था। स्पिरिट बीस्ट माउंटेन सेक्ट ने टियानचू फोर्ट पर डिमोनिक पाथ को हरा दिया, मगर फिर धीरे धीरे डिमोनिक सेक्ट ने उन्हें करप्ट करना शुरू कर दिया। स्पिरिट बीस्ट माउंटेन सेक्ट की जितनी भी टीचिंग थी उस पर डीमंस ने कब्जा किया। उस वक्त किंगशू सेक्ट काफी ज्यादा प्राउड फील किया करता था, मगर डिमोनिक सेक्ट ने उन्हें भी पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। उसके बाद नंबर लगा ब्लेड मेल्टिंग और जायंट सोर्ड सेक्ट का। उनके भी सारे इनहेरिटेंस को डिमोनिक रेस ने स्वेलो कर लिया। समय के साथ साथ उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब उनके पास बस थोड़े बहुत डिसाइपल हैं। सिर्फ हमारी येलो मैपल वैली और मास्क मून सेक्ट ही इस जंग से भागने में कामयाब हुए थे। हमने दूसरे इलाकों में जाकर पनाह ली और इसी वजह से हमारे सेक्ट सरवाइव कर गए। उस वक्त मेरे पास काफी बेहतरीन जूनियर्स थे, जिनमें तुम्हारे मास्टर हुआन और होंगफू भी शामिल थी। डीमन रेस का एंसेस्टर होंगफू को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे येलो मैपल वैली को सर्वाइवल का मौका देगा, और इस सर्वाइवल के चांस के बदले वो चाहता था कि मैं होंगफू और तुम्हें उनके हवाले कर दूं। एक तरफ हजारों डिसाइपल्स थे और दूसरी तरफ थे तुम दोनों। उस वक्त भी येलो मैपल वैली में मैं अकेला ही नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, तो मैं चाहकर भी इतनी सारी डिमोनिक सेक्ट से अकेले निपट नहीं सकता था, और इसी वजह से मुझे काफी मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अपने हजारों डिसाइपल्स की बलि चढ़ाने की बजाय मैंने रेडविस पैट्रियार्क और तुम्हारा सौदा किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम दोनों से मैं हर रोज माफी मांगता हूँ। तुम दोनों के साथ मैंने जो किया था वो सारी मेमोरीज हमेशा मुझे हॉन्ट करती रही।
रही और फिर वो अपना सीना ठोकते हुए हान ली को बताने लगे कि भले ही तुम लोगों को मेरे एक्शन गलत लगे हो, लेकिन ये सब मैंने बस अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए किया था। मैं शर्मिंदा तो हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने वो फैसला लिया। मेरे उसी फैसले की वजह से आज हमारी येलो मैपल वैली जिंदा है। और हाँ मेरे दोस्त हान ली, जहाँ तक मैं तुम्हारे नेचर को समझता हूँ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। और फाइनली हानली को भी ये फील हुआ कि एंसेस्टर लिंगो ने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी। उन्होंने बस अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए कोशिश की। अगर वो उनकी जगह होता तो हाँ शायद वो भी यही फैसला लेता। साथ ही वो हानली से कहने लगे कि अगर तुम्हारी होंगफू से मुलाकात हो जाए तो उसे बताओ कि मैंने उससे माफी मांगी। उसे समझाओ कि उस वक्त मेरे सामने क्या सिचुएशन थी। सो फाइनली हानली ने भी अपना डिसीजन बदल दिया। वो यहाँ पर आया था एंसेस्टर लिंगो को 2 बातें सुनाने के लिए, मगर फिर उनके जानने के बाद उसे ये समझ आ गया कि एंसेस्टर लिंगो की कोई गलती नहीं थी। वो एंसेस्टर लिंगो ने दिए हुए सारे ट्रेजर्स को चेक करने लगा। वो तीनों ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर और स्पेशल थे। इन ट्रेजर्स के बिना तो एंसेस्टर लिंगो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने ये सारे ट्रेजर्स हानली के सामने ऑफर किए। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि एंसेस्टर लिंगो बस अपने सेक्ट को बचाना चाहते, उन्हें खुद की जरा भी परवाह नहीं थी। तो हानली उन तीनों ट्रेजर्स को अपने स्टोरेज बैग में रखते हुए एंसेस्टर से कहने लगा कि आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज होगी उनका इस्तेमाल करके मैं येलो मैपल वैली को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना ही नहीं, हानली ने तो अपनी 3 फॉर्मेशन डिस्क भी एंसेस्टर लिंगो के हवाले कर दी। वो कह रहा था कि मैंने खुद होकर इन फॉर्मेशन को रिफाइन किया था, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैंने भी आपको कुछ न कुछ देना चाहिए, इसलिए फॉर्मेशन आप अपने पास रख लो। जब भी येलो मैपल वैली पर कोई खतरा आ जाए तब आप इन फॉर्मेशन को सेटअप कर देना। ये सिर्फ आपके फैक्शन को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, बल्कि मुझे भी एक पैगाम मिल जाएगा और मैसेज मिलते साथ ही मैं आपकी येलो मैपल वैली में पहुंच जाऊंगा। एंसेस्टर लिंगो तो ये सब सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो हानली से पूछते कि मेरे दोस्त तुमने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल दिया। जिस पर हानली कहता है एंसेस्टर आपका एक पुराना डिसाइपल था जो हमेशा हर एक सिचुएशन में बस एक ही डायलॉग यूज करता। वो कहता था कि क्लियर थॉट्स क्लियर माइंड। ये दुनिया हमारी मर्जी पर नहीं चल सकती, ये हमेशा हमारे प्लानिंग के उल्टा करेगी। तो हमने बस अपने माइंड को शांत करके अपने रास्ते को चुनना चाहिए। हो सकता है कि आज लिया हुआ फैसला तुम्हें गलत लगे, मगर कई 100 सालों बाद ऐसा फील होगा कि हाँ वही फैसला सही था। दरअसल ये सारे डायलॉग थे एल्डर हुनियान के, जो कि हानली के पहले मास्टर थे। एंसेस्टर लिंगो को भी ये समझ आ गया कि हानली अपने मास्टर हुनियान की बात कर रहा है, तो उन्हें याद करके ही वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। हानली उनसे कह रहा था कि एंसेस्टर आप अपना ख्याल रखना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं येलो मैपल वैली का पुराना डिसाइपल हूँ, तो मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगा। इतना कहते साथ ही हानली वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद भी एंसेस्टर लिंगो काफी ज्यादा मायूस थे। वो केयरफुली उसके फॉर्मेशन को चेक करने लगे। ऐसा यूनिक और पावरफुल फॉर्मेशन बस एक जीनियस ही बना सकता था। और अब वो हानली के मास्टर ली हुआयान के सोल लैम्प को चेक करने लगे। मास्टर ली हुआ के डिसाइपल ने अभी भी अपने सेक्ट को अकेला नहीं छोड़ा। ली हुआ भी वफादार थे और हानली भी वफादार निकला। एंसेस्टर लिंगो को भी काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उनके जूनियर इतने अमेजिंग थे। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद सिल्वर मून हानली से पूछने लगी कि मास्टर आप किस बंदे का जिक्र कर रहे थे? क्या आप मुझे उस बंदे के बारे में बता सकते हो जिसने क्लियर थॉट क्लियर माइंड का जिक्र किया था? जिस पर हानली कह रहा था कि ये तो 2 पुराने बुड्ढों के डायलॉग थे। वो लोग कुछ ऐसे बेफिक्रे थे जो कि अपने जान की बाजी लगाकर भी अपने दोस्तों को बचा लेंगे। मेरे मास्टर ली हुआयान तो हमेशा टैलेंटेड बनने की नौटंकी करते, चाहे जिस्म में पावर हो या ना हो, उन्होंने शो ऑफ करना बंद नहीं किया। उनके लिए हम लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो हमें बचाने की खातिर ही वो मारे गए। उनके जैसा रेजोल्यूट, केयरफ्री और जिद्दी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इसी रीजन की वजह से उनकी जगह मेरे दिल में फिक्स हो गई। और अब हानली अपने मास्टर को याद करते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि आपने हमेशा येलो मैपल वैली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इसलिए मैं भी आपके सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा येलो मैपल वैली को सेफ रखूंगा। शायद मेरी इस प्रॉमिस से आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। गाइस, मास्टर ली हुआयान हानली के सबसे फेवरेट लोगों में से एक हैं। उनकी हर एक बात, उनका हर एक डायलॉग हानली को अभी भी याद है और वो हमेशा उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करता जो कि उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हानली टियान सिटी के एक लेन में पहुंच गया। दरअसल टियानजी सेक्ट के एल्डर लू वेयांग ने उसे मिलने बुलाया था, तो हानली उसी लोकेशन
लोकेशन पर पहुंच चुका है। हानली को तो इस जगह को देखकर ही थोड़ा सा शक हो गया। वो सोच रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा चालाक है। मैं इसके असली मकसद को नहीं जानता, इसलिए मुझे काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हानली ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया, जिसके बाद वो एक हॉल में पहुंच जाता है। उस कमरे में एक सीक्रेट चेम्बर थी, तो हानली उसे ओपन करके तुरंत ही उसके अंदर रवाना हो गया और अब कई सारी सीढ़ियां उतरकर वो एक लोकेशन पर पहुंच गया। उसने देखा कि इस पूरी जगह पर अंधेरा है, जिसके बाद फाइनली एल्डर लू वेयांग उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, मेरे दोस्त हानली, तुम वाकई वादे के पक्के हो। सिर्फ इस मुलाकात के खातिर मैंने यहाँ पर काफी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। चलो ये भी सही हुआ कि मेरी मेहनत जाया नहीं हुई। जिस पर हानली कह रहा था, सीनियर लू वेयांग, आपकी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए। टियान सिटी को एक बहुत ही पावरफुल किला माना जाता और आपने तो इस सिटी के नाक के नीचे इतना पावरफुल स्पेशल रेस्ट्रिक्शन फॉर्म किया। मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर तुमने किसे छुपा के रखा है? और हानली का अंदाजा एकदम सही निकला, क्योंकि वहाँ पर अब एक तीसरे बंदे की आवाज आ रही थी। वो वेयांग से कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा छोटा भाई हानली काफी ज्यादा स्मार्ट है। भले ही ये ऑर्डिनरी अर्ली नेसेंट सोल का कल्टीवेटर होगा, मगर इसकी एबिलिटीज इस लेवल को कब की ही पार कर चुकी। जिस पर वेयांग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, वाकई हानली ने तो मेरा दिल जीत लिया। और उतने में वो तीसरा बंदा चुटकी बजाते हुए वहाँ पर रोशनी कर देता है। वाले तीसरा बंदा था मार्क्विस नानलोंग। हानली तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया। तो हानली तुरंत ही उसे फ्रेंडली अंदाज में कहने लगा कि मेरे दोस्त, यहाँ पर तुमसे मिलने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। वाह, तुमने तो मुझे काफी प्लीजेंट सरप्राइज दिया। जिस पर मार्क्विस कहता है कि सच बताओ तो तुम्हें भी जिंदा देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम उन ओल्ड डीमंस के हाथ नहीं आए। जिस पर हानली कह रहा था कि उस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, हमें जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप उन लोगों के अटैक के चलते काफी ज्यादा घायल हुए थे, इसलिए आपने तो फिलहाल किसी केव में जाकर सेक्लूजन में आराम करना चाहिए था। मगर फिर भी वो सब छोड़ आप मुझसे मिलने आ गए। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई। जिस पर मार्क्विस नानलोंग कह रहा था कि मेरे छोटे भाई हान, शायद तुम ये बात नहीं जानते। दरअसल तुम्हारा और मेरा नाम अब घोस्ट स्पिरिट सेक्ट की किलिंग लिस्ट पर जा चुका है। ये बात तो वाकई हानली को पता नहीं थी। तो मार्क्विस उसे बताने लगा कि डिमोनिक सेक्ट का वांग टियांगो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। वो एक के बाद एक प्लान बनाते जा रहा। वो चाहता है कि बस किसी भी तरह से मेरी ये स्टोरेज रिंग उसके हाथ लग जाए। इस स्टोरेज रिंग में एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने के लिए वो लोग मरे जा रहे। दरअसल एल्डर सांकुन की केव में जो अफरा तफरी हुई थी, उसमें मुझे काफी अमेजिंग सा ट्रेजर हासिल हुआ। मुझे फॉलन डेविल वैली का नक्शा मिल गया। और मेरे दोस्त, जो बॉक्सेस मैंने तुम्हें दिए थे उसमें भी काफी इम्पोर्टेंट ट्रेजर्स हैं। शायद वो सारे ट्रेजर वैली में एंटर करने के लिए जरूरी होंगे। जिस पर हानली कह रहा था कि शायद आप ब्लैक रिंग की बात कर रहे हो। अब वैसे तो हानली को टोटल 4 ट्रेजर मिले थे, मगर उसने जानबूझकर एक ही ट्रेजर का जिक्र किया, क्योंकि वो किसी भी नेसेंट सोल पर भरोसा नहीं करता। वहीं पर मार्क्विस काफी ज्यादा अमेज होते हुए कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा लियांग ये रिंग मेरे भाई हानली के पास है। मेरे भाई, तुमने तो वाकई मुझे एक्सेलेंट खबर दी। तो हानली भी थोड़ा सा क्यूरियस होकर उससे पूछने लगा कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस रिंग में ऐसा क्या स्पेशल है? मैं लियांगी रिंग के सारे डिटेल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। तो एल्डर लू वेयांग बताने लगा कि चलो मैं तुम दोनों को सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक आयरन मीटियोर का इस्तेमाल करके ही उस रिंग को फोर्ज किया था। ऐसा कहा जाता कि वो मीटियोर आसमान के उस पार से बिलोंग करता था। उस मीटियोर में यिन और यांग दोनों का कॉम्बिनेशन नजर आया, तो उसी में से लियांगी रिंग को फोर्ज किया गया। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मानो इस ट्रेजर में कोई पावर नहीं है, मगर जैसे उस रिंग ने फॉलिंग डेविल वैली के नॉर्दर्न पोल स्पिरिट लाइट को टच किया, इसकी पावर अचानक से ही अनलिश होना शुरू हो गई। अगर तुम लियांगिन रिंग को होल्ड करो तो कोई भी लाइट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर तुम इसकी जोड़ीदार यानी कि यांग रिंग को होल्ड करो तो रिंग उसी लाइट का इस्तेमाल करके तुम्हारे दुश्मन पर स्ट्राइक करेगी। एल्डर सांकुन के पास यही रिंग थी और इसी वजह से वो ऐसे पहले शख्स बने जो कि फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापिस आ पाए। अब ये सुनते साथ ही हानली तुरंत ही उन्हें अपनी ब्लैक रिंग शो करता है। तो एल्डर काफी ज्यादा श्योर होकर बताने लगे कि ये तो लियांगिन रिंग है। वहीं पर हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि मासमून सेक्ट की लीडर क्यू के पास से भी मुझे एक
रिंग मिली थी। अगर ये इन रिंग है तो जरूर से यांग रिंग होगी। बस इन दोनों को अभी तक ये बात पता नहीं कि मेरे पास ही यांग रिंग है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये बात इन दोनों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्या पता ये लोग मुझ पर ही अटैक कर दे। इसलिए हानली उन दोनों से पूछने लगा कि बताए फिर आपका आगे का क्या प्लान है। आपने कुछ ना कुछ तो जरूर से सोच लिया होगा। जिस पर मार्क्विस कहते कि मेरे भाई मेरा प्लान तो कंफर्म है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक अलायंस फॉर्म करके डेविल वैली को एक्सप्लोर करें। उतने में ही एल्डर लू वेयांग कहने लगा कि पिछली बार तुम लोगों ने एल्डर सांगकुन की ग्रेव को विजिट किया था। उस वक्त ही मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता था, लेकिन मेरे टियांजी सेक्ट के कुछ ऐसे मैटर्स मेरे सामने आए कि मुझे उन्हें रिजॉल्व करने के लिए रुकना पड़ा। उतने में ही हानली उस रिंग को दोबारा से अपने स्टोरेज बैग में वापस रख देता है। वो कह रहा था सीनियर, मैंने सुना था कि टियानयान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है फॉलन डेविल वैली। यहाँ तक कि नेसेंट सोल्स भी उस वैली का नाम सुनते साथ ही कांप उठते। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतनी बड़ी रिस्क उठाना क्यों चाहते हो। तो मार्क्विस हानली से पूछने लगा कि मेरे भाई क्या तुम जानते हो कि लेट नेसेंट सोल के बाद क्या होता है? अगर तुम्हें पता नहीं तो बता दूं, उस लेवल को लेजेंडरी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कहा जाता, और न जाने कितने ही साल बीत गए, आज तक कोई भी उस स्टेज तक पहुँच नहीं पाया। जिस पर हानली कह रहा था सीनियर अब ये मत बोलना कि उस वैली में लेजेंडरी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर जाने का सीक्रेट है। तो मार्क्विस कहता है मेरे भाई मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। एल्डर सांगकुन मेरे एंसेस्टर थे, मैं उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में फॉलन डेविल वैली क्यों गए थे? वैली में एंटर करने से पहले न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स ने उन पर अटैक किया था, जिसके चलते वो मौत की कगार पर पहुँच गए। मगर इतनी बुरी कंडीशन में भी उन्होंने फॉलन डेविल वैली को विजिट किया। भला कोई भी इंसान इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएगा? और हाँ, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। एंसेस्टर सांगकुन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अचीव करना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने फॉलन डेविल वैली को एक्सप्लोर किया। मैंने और लू वेयांग ने एक साथ मिलकर न जाने कितने ही सालों तक इस वैली के सीक्रेट्स को स्टडी किया है। और अगर सच बताओ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर फाइनली हमें फॉलन डेविल वैली की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल हो गई। तो हानली उनसे कहने लगा कि आप दोनों के पास काफी पावरफुल फैक्शंस हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स को आप कमांड दे सकते। तो फिर आप उन सभी लोग और अपने रिसोर्सेज को लेकर वैली में एंटर क्यों नहीं करते? इस तरह से आपकी सेफ्टी की चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस पर मार्क्विस नानलोंग कहते हैं कि मेरे भाई इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला तो रीजन ये है कि लियांगिन रिंग बस 3 लोगों को ही प्रोटेक्ट कर सकती, और दूसरा रीजन ये है कि मैं जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता। पिछली बार काफी केयरफुल रह के मैंने नेसेंट सोल्स की एक टीम बनाई थी, और उसका अंजाम क्या हुआ ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें ट्रेजर मिलते साथ ही वो लोग मेरे ही खिलाफ हो गए। अगर उस वक्त तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं एल्डर सांगकुन की ही टूम में मारा जाता। उसी दिन तुमने मेरा भरोसा जीत लिया, और यही रीजन है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें अपने मिशन में शामिल करना चाहता। अब मैं काफी ज्यादा केयरफुल हूँ, किसी भी धोखेबाज बंदे को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। अगर तुम यहाँ पर बैठकर ये सारी बातें सुन रहे हो तो इसका बस एक ही मतलब हुआ कि हम दोनों तुम पर यकीन करते। उतने में एल्डर लू वेयांग हानली से बात करने लगे। वो कहते हैं कि हमें जो कुछ भी पता था वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने तुम्हारे साथ शेयर की, हमने कुछ भी पीछे नहीं रखा। तो बताओ फिर मेरे दोस्त तुम्हारा क्या कहना है? अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम हानली को देख पाते हैं जो कि उस हॉल से बाहर आ गया। अब हानली ने इन दोनों को क्या जवाब दिया था ये हमें दिखाया जाता है। उनसे पूछ रहा था कि मुझे बताए आप दोनों फॉलन डेविल वैली के लिए कब निकलने वाले हो? तो मार्क्विस उसे बताने लगा कि फॉलन डेविल वैली पूरी तरह से एक स्पेशल रिफ्ट पर डिपेंड है, और उस स्पेशल रिफ्ट का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हर 50 सालों बाद वो रिफ्ट अपने आप कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाती, और वो 50 सालों का पीरियड खत्म होने में 3 या 4 सालों का वक्त बाकी है। तो हानली कहने लगा अरे फिर तो हमारे पास काफी सारा वक्त है, जैसे आपकी डिपार्चर का समय नजदीक आ जाए आप बस एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, उसी वक्त मैं आपको मेरा फैसला बता दूंगा। अब ये सुनते साथ इन दोनों को टेंशन आ गया। अगर हानली ने ना बोला तो इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। मगर उतने में हानली उनसे कहने लगा कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर उस वक्त मैं आपके साथ ना आ पाया तो भी कोई बात नहीं, मैं लियांगी रिंग आपके हवाले कर दूंगा ताकि आप दोनों वहाँ पर सेफली जाकर वापिस आ पाओ। अब ये सुनते साथ इन दोनों की जान में जान आ गई। अब वहाँ से वापिस आने के बाद हानली यही सारी बातें सोच रहा था। वो कहता है कि नेसेंट सोल पर पहुँचने के बाद आगे बढ़ना वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है। सेक्लूजन में रह के अगर ब्रेक थ्रू हो सकते थे तो
ये दोनों कभी भी इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार ना होते। उस वैली में इनके सर्वाइवल की भी कोई उम्मीद नहीं, मगर फिर भी अपनी जान दांव पर लगाकर ये वहाँ पर जाना चाहते। लगा ही नहीं था कि इमॉर्टैलिटी के शिखर पर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।